इसके पहले जो भी डिस्कशन हुआ वो भूल जाओ, वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है। और दिमाग में दो बातें कि एग्जाम में सवाल सिर्फ दो तरीके के पूछे जाएंगे, एक जनरल और एक एलटीआई। जनरल पूछता है वो पहले कर चुके हो, एलटीआई पूछता है एच ऑफ टी उठा के लाओ, चेक करो, आंसर टिक करो। ठीक है, बोलो भाई, सवाल करें? चलो आपसे पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलटीआई सिस्टम्स आर कॉजल। याद कितना रखना ना, ये भी याद रखा करो। तो समझाने को तो मैं बहुत कुछ समझा दूंगा, बट याद क्या रखना है, जिससे सवाल किससे लगेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कितने लोगों को समझ में आ गई पूरी कहानी? विच ऑफ द फॉलोइंग एलटीआई सिस्टम्स आर कॉजल। चलो आपको क्या लगता है कि क्वेश्चन में किस चीज़ का डेटा दिया होना चाहिए? बोलो, अगर इसने बोल दिया कि एलटीआई सिस्टम्स आर कॉजल, तो आपको क्या लगता है कि क्वेश्चन में किस चीज़ का डेटा देगा? पहले बताओ, उसके बाद ही मैं ऑप्शंस दूंगा आपको। एच ऑफ टी का डेटा दिया होना चाहिए। कभी कभी डायरेक्टली देगा, कभी कभी इनडायरेक्टली देगा। और जैसे मैंने बोला ना, अब आगे आने वाली जो 3 क्लासेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाला जितना भी चैप्टर है, ट्रांसफॉर्म सीरीज है, ट्रांसफॉर्म लाप्लास, वो सारे के सारे इन्हीं 3 टॉपिक्स पे कनेक्टेड होते हैं। बाकी इसके पहले का जो आपने सिस्टम पढ़ा ना, उसका कोई ऐसा सच रोल होता नहीं है, बट ये 3 क्लासेज जो आप पढ़ रहे हो ना, ये पूरा का पूरा आगे चल के हर एक लेक्चर में आपका कनेक्ट होगा। फाइन, एच ऑफ टी दिया होगा। चलो बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे ना कुछ सिस्टम्स हम लोग मेंशन कर रहे हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से सिस्टम्स कॉजल हैं। तो ये सिस्टम का नाम भी मैं लिख देता हूँ, ये कोई सिस्टम 1 है, दिस इज सिस्टम 2, ये सिस्टम 3 और ये सिस्टम 4। ठीक है, तो एलटीआई सिस्टम एक ऐसा खास सिस्टम होता है ना, जिसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को आप एक सिग्नल के थ्रू बता सकते हो, और वो सिग्नल कौन सा होता है? एच ऑफ टी। चलिए बताइए, इसमें आपको बताना है कौन कौन सा जो फॉलोइंग सिस्टम है ना, वो आपका कॉजल इन नेचर है। एलटीआई सिस्टम है तो जाहिर सी बात है आप एच ऑफ टी की तलाश में निकलते हैं, और ऑप्शन में उसने एच ऑफ टी दे भी रखा है, ये अच्छी बात है। बोलिए, तो इसमें से कौन कौन से एलटीआई सिस्टम्स ऐसे दिख रहे हैं आपको जो कॉजल इन नेचर है? मल्टीपल ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी आप करेक्ट बता सकते हो। सेशन को लाइक और शेयर भी करते हो यार, 116 लाइक। ऐसे सेशन में 116 लाइक तो नहीं बनते ना, मिनिमम 200 लाइक और मिनिमम 100 अटेंडेंस तो आपकी होनी ही चाहिए। तो कुछ लोगों का बोलना फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड बोलने से पहले एक बार डेटा देख लो कौन सा चेक कर रखा है। यहाँ पे एच ऑफ टी दे रखा है, यहाँ पे एच ऑफ माइनस टी दे रखा है, यहाँ पे एच ऑफ टी दे रखा है, और यहाँ पे एच ऑफ माइनस टी दे रखा है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में डेटा निकालना है ना, हमेशा एच ऑफ टी का डेटा लेके आना है। कभी एच ऑफ टू टी का डेटा दिया रहेगा, कभी एच ऑफ टू माइनस टी का डेटा दिया रहेगा, कभी एच ऑफ माइनस टू टी प्लस 3 का दिया रहेगा। उन सारी चीज़ों से घुमा फिरा के आप एच ऑफ टी की वैल्यू अल्टीमेटली कैलकुलेट करके लाइए। जैसे एच ऑफ टी पता चलता है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में चेक क्या करना है, क्योंकि एलटीआई सिस्टम की बात हो रही है, तो आप चेक करोगे कि कौन कौन से एच ऑफ टी कॉजल सिग्नल इन नेचर है। तो आपने देखा कि ये कैसा था, दिस वॉज अ कॉजल सिग्नल, इसको डन कर दिया आपने। इसको आपने देखा एच ऑफ माइनस टी ऐसा था ना, तो एच ऑफ टी कैसा हो जाएगा? नॉन कॉजल सिग्नल। अल्टीमेटली तो हमें एच ऑफ टी को चेक करना है ना, डेटा कुछ भी दिया हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे भी आपने एच ऑफ टी को पाया, इट इज़ नॉन कॉजल सिग्नल, और यहाँ पे भी आपने पाया कि एच ऑफ टी वॉज कॉजल सिग्नल। तो अगर एच ऑफ टी आपका कॉजल सिग्नल है, तो करेस्पॉन्डिंग सिस्टम भी कैसा हो जाएगा? कॉजल सिस्टम। ठीक है, तो कितने लोग सिग्नल और सिस्टम के बीच का डिफरेंस समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? ठीक है, तो अगर आपका एच ऑफ टी एक कॉजल सिग्नल है, तो इट विल ऑलवेज लीड टू अ कॉजल सिस्टम। अगर एच ऑफ टी एक नॉन कॉजल सिग्नल है, तो इट विल ऑलवेज लीड टू अ नॉन कॉजल सिस्टम। अगर एच ऑफ टी आपका नॉन कॉजल सिग्नल है, तो ये एक नॉन कॉजल सिस्टम की तरफ जाएगा, एंड सो ऑन। फाइन,
चलो अब सेम काम डिस्क्रीट के लिए करके देखते हैं। डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम, डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम। देखिए डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे भी सेम ही लॉजिक है, ठीक है। तो ये वाली डेरिवेशन जो है ना आपको देखना कितनी जल्दी समझ में आएगी। ये एक्स ऑफ एन, ये एच ऑफ एन, एलटीआई दे रखा है, तो इतनी छूट तो ले ही सकते हैं कि आउटपुट में कॉन्वोल्यूशन ऑपरेटर लगा दें, एक्स एन कॉन्वोल्यूशन एच एन, ठीक है। यानी यहाँ पे जो आउटपुट और इनपुट को रिलेट करता हुआ एक मैथमेटिकल इक्वेशन आएगा जो सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा, वो हमेशा ऐसे ही आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ के एच ऑफ एन माइनस के। अब देखो यहाँ पे मैं केसेस नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ तो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखना कौन कौन सी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, दैट इट इज कॉजल इफ n is greater than or equal to k and non causal if n less than k। चेक करिए इसको और बताइए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखता हूँ, रुकता हूँ, इसको नोट भी करिए और नोट करने के बाद आप बताइए क्या ये बिल्कुल वैसे स्टेटमेंट लिखा हुआ जैसा पिछले केस में लिखा हुआ था, है ना। मतलब यहाँ पे जब तक ये वाली वैल्यू ज़्यादा रहेगी इससे तब तक ये कॉजल रहेगा, और जब ये वैल्यू कम हो जाएगी तो ये नॉन कॉजल हो जाएगी। अरे कितनी बार बता दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चंस करेंगे, लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन, वो लाप्लास में करेंगे और जेड ट्रांसफॉर्म में करेंगे, क्योंकि वहीं पे आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीखोगे ना, ठीक है। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चंस आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन की कॉजैलिटी और टाइम इनवेरिएंसी और लीनियरिटी नहीं बतानी, मुझे स्टेबिलिटी भी बतानी। उसकी स्टेबिलिटी आप तभी बता पाओगे ना जब यहाँ से आप लाप्लास में जाओगे। डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टेबिलिटी बताने के लिए बीबो से आप नहीं बता पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो सारा का सारा मॉडल एक जगह पे जब इकट्ठा रहेगा ना तो आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से मैप होगा। अब कॉजैलिटी मैं इस चैप्टर में बता रहा हूँ, स्टेबिलिटी उस चैप्टर में बताऊँगा, तो आप वैसे भी कोरिलेट नहीं कर पाओगे, ओके। तो देखो सब्जेक्ट हमेशा ना बहुत वेल डिफाइंड, बहुत स्ट्रक्चर्ड और बहुत सिस्टमैटिक अगर आपको मिलेगा ना तभी आप एग्जाम में परफॉर्म भी कर पाओगे। पढ़ने को तो हर कोई पढ़े जा रहा है कुछ ना कुछ, बट इंपॉर्टेंट है कि क्या आप ये सोच पा रहे हो एग्जाम में हम उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, कैटेगरीज कैसे डिफाइन कर रहे हैं, हम क्या सोचेंगे, किस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो कौन से टेक्निक लगाएंगे। अगर ये सब चीज़ें आप कैटेगराइज कर पाते हो ना तभी आपका ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़े जा रहे हो, आपने कॉन्वोल्यूशन पढ़ लिया और आपको पता ही नहीं कि इस क्वेश्चन में मैं क्या लगाऊंगा, तो जाहिर सी बात है एग्जाम में जाके आप क्या हो जाओगे, सरेंडर हो जाओगे, या एग्जाम में जाके आप ब्लैंक हो जाओगे कि मैं करूँ क्या। तो वो सारी जिम्मेदारी टीचर की होती है, जो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपका खुद का भी एक थॉट प्रोसेस बिल्डअप होना चाहिए, क्वेश्चन देख के आप सोच पाओ कि यार मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ। समझ गए, चले आगे, चलो आगे आ जाओ। अब फिर से वही देखो सिस्टम बनाता हूँ, है ना। तो कॉन्वोल्यूशन पढ़ना, हमें कोई सेमेस्टर एग्जाम थोड़ी देने जाना है यार कि कॉन्वोल्यूशन पढ़ लिया और वहाँ पे आंसर दे के चले। इंपॉर्टेंट क्या है कि एक कैटेगरी की सारी चीज़ें हमारे पास कवर्ड होनी चाहिए। मैंने आपको नॉर्मल भी जब हम लोग सिस्टम्स पढ़ रहे थे वहाँ पे भी मैंने आपको समझाया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन वाली कैटेगरी हम लोग पूरी तरीके से अलग से करेंगे, और जब तक मेरे पास लाप्लास टूल नहीं है ना मैं उसको अच्छी तरीके से नहीं बता सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स दैट वी आर हैविंग राइट नाउ। तो उसके लिए हमारे पास लाप्लास का टूल चाहिए ही चाहिए। चलो, तो आपने ये लिखा, अब देखो फिर हमारे कोई पीछे पड़ गया, वो बोल रहा है कि भाई इसको कॉजल बना के दो ही दो, मैं नहीं जानता कैसे भी बनाओ कॉजल इसको, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ठीक है अगर कॉजल बनाना ही बनाना है तो n ग्रेटर देन और इक्वल टू k के लिए कॉजैलिटी पहले से इंश्योर्ड है, n लेस देन जैसे ही k होने की कोशिश कर रहा था ये नॉन कॉजल की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। पूरा का पूरा सिस्टम था अपने हाथ में, हमने उसमें कुछ कंपोनेंट्स में फेरबदल की और उसको बोला कि जैसे ही n लेस देन 0 जाने की कोशिश करे तुम 0 हो जाना। और यहाँ से हमको समझ आया कि यार h ऑफ n माइनस के इक्वल टू 0 फॉर n लेस देन के, है ना। इट इज़ एज गुड एज कि आप इसको लिख सकते थे कि h ऑफ n माइनस के इक्वल टू 0 फॉर n लेस देन के, है ना। या फिर आप इसको लिख सकते थे h ऑफ p इक्वल टू 0 फॉर p लेस देन 0। देखो यहाँ तक पहले सभी लोग पहुँचे, और देखो क्या ये डेरिवेशन बिल्कुल ऑटो पायलट की तरह सब कॉन्शियसली आपके दिमाग में जाके बैठ गई या नहीं, बोलिए। अच्छा, h ऑफ t को कैसे बताएं कॉजल है कि नॉन कॉजल है, कौन सी दुनिया में चल रहे हो भाई।
पहली क्लास है क्या आज? एच ऑफ टी को कैसे बताएं सर, ये क्या लिखा हुआ है कि इंग्लिश लिखा हुआ है, हिंदी लिखी हुई है, कैसी बातें करते हो यार तुम लोग सुबह सुबह, कैसी बातें कर रहे हो यार सुबह सुबह? सिस्टम पूरा का पूरा खत्म होने की कगार पे है, तुम पूछ रहे हो यार एच ऑफ टी देख के कैसे बताएंगे कि वो कॉजल सिग्नल है या नहीं है? देखो देखो, आप क्या करो, जो फर्स्ट पूरा का पूरा सिग्नल की क्लासेस हो रखी है ना, फर्स्ट जो 25 से 26 लेक्चर्स हैं, वो सारे के सारे लेक्चर्स आप एक बार देख जाइए, वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसको आप देख के आ जाओ तो आपको फिर आइडिया लग जाएगा। मेरे ख्याल से शायद आपने सिग्नल नहीं पढ़ा, तभी आप ऐसा डाउट पूछ रहे हो, तो एक बार आप सिग्नल देख के आ जाओ। चलो पहले इसको बताओ सभी लोग, ये पूरा समझ आ गया? बस अब इसमें भी वही लिखना है, एच ऑफ पी इक्वल टू 0 फॉर पी लेस देन 0। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था, एच ऑफ एन इक्वल टू 0 फॉर एन लेस देन 0, या आप क्या लिख सकते थे, लेस देन और इक्वल टू माइनस, ठीक है? ऐसा भी तो लिखा जाता था, याद है ना सभी को? चलो यहाँ पे भी स्टेटमेंट लिखें, बताइए। चले, चलो आगे चलते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं। देखिए यहाँ पे भी लिखते हैं, फॉर अ डिस्क्रीट टाइम LTI system to be a causal system, unit impulse response। जहाँ पे मैं सिस्टम बोल रहा हूँ, जहाँ पे सिग्नल बोल रहा हूँ ना, उस पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। एच ऑफ एन मस्ट बी अ कॉजल सिग्नल, ठीक है? तो ये LTI ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत सारे फायदे करा के देता है हमको, ठीक है? ये 3 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप यहाँ से बोल सकते हो एच ऑफ एन विल बी इक्वल टू 0 फॉर एन लेस देन 0, और ये मैंने आपको शायद सिग्नल वाले चैप्टर में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद भी होना चाहिए कि मैंने बोला था कि डिस्क्रीट टाइम में जब भी आप कॉजैलिटी मेंटेन करते हो ना, तो आपको ये दोनों ही चीज़ें याद रखनी चाहिए, सिर्फ एन लेस देन 0 बोलना काफ़ी नहीं, ठीक है? बताइए। तो अब कुल मिला जुला के बात ये हो गई है कि कॉजैलिटी के 2 तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम कर सकता है। एक तरीके के क्वेश्चन में वो इनपुट और आउटपुट को रिलेट करते हुए इक्वेशन दे सकता है, और दूसरे केस में वो आपको एच ऑफ टी या एच ऑफ एन का डेटा दे सकता है। अगर उसने एच ऑफ टी और एच ऑफ एन का डेटा दे दिया तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ आप ये चेक करिए कि क्या वो सिग्नल्स कॉजल है या नहीं। एज लॉन्ग एज दे आर कॉजल, योर सिस्टम हैज़ टू बी कॉजल इन नेचर। प्रूफ आप देख चुके हो, प्रूफ आप भूल जाओ, प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एंड रिजल्ट के बारे में कंफर्म होना चाहिए, एंड रिजल्ट के बारे में श्योर होना चाहिए कि आपने क्या सीखा, ठीक है? प्रूफ आप भूल जाओ, प्रूफ की आपको कोई ज़रूरत नहीं, बट प्रूफ तक पहुंचने के लिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हमें ये पूरा का पूरा डिस्कशन करना ज़रूरी है, तभी हम सिस्टम और सिग्नल 2 वर्ड्स को ना अलग अलग प्रोसेस कर पाएंगे। जल्दीबाजी में हम सिस्टम सिग्नल सब मिला जुला के चलते हैं, दोनों को थोड़ा अलग अलग रखो, दोनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है। फाइन, चलें स्टैटिक डायनेमिक पे चलें। चलो अब देखते हैं कि स्टैटिक डायनेमिक नेचर भी ना कैसे अल्टीमेटली एच ऑफ टी के ऊपर ही आके डिपेंड कर जाता है। तो आप देखोगे कि आप चाहे LTI सिस्टम की स्टेबिलिटी निकालने जाओगे तो भी अल्टीमेटली एच ऑफ टी आ जाएगा उसके रेस्क्यू के लिए। आप उसकी स्टैटिक डायनेमिक नेचर निकालने जाओगे तो भी एच ऑफ टी आएगा रेस्क्यू के लिए। आप उसका इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल नेचर निकालने जाओगे तो भी एच ऑफ टी या एच ऑफ एन, ऑब्वियसली दोनों में से कोई भी उसके रेस्क्यू के लिए आ जाएगा। तो पूरे के पूरे LTI सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वो एक सिग्नल अकेला गवर्न कर सकता है, और वो सिग्नल बड़ा ही स्पेशल सिग्नल होता है जिसको आप बोलते हो यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स सिग्नल। आइए देखते हैं स्टैटिक एंड डायनेमिक नेचर वो कैसे डिपेंड करता है इस पर। चलिए, ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो कुछ बात समझ में आई? ओके, चलिए
कितने लेक्चर्स में ख़त्म हो जाएगा सिग्नल सिस्टम? यार ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं तो पढ़ाता जा रहा हूँ, जब ख़त्म हो जाएगा तब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा काम है आपको पढ़ाना। अब मैं ये कभी काउंट नहीं करता हूँ कि कितने लेक्चर में वो ख़त्म हो जाएगा। बोलो तो अगले 20 लेक्चर में ख़त्म कर दें, अगर ख़त्म ही करना है तो, और अगर पूरा पढ़ना है तो पढ़ते रहो पूरा का पूरा। ठीक है, अगर ख़त्म करना चाहते हो तो ख़त्म करने में तो बहुत ही सिंपल है ना, जैसे हर जगह पे ख़त्म हो जाता है वैसे यहाँ भी ख़त्म हो जाएगा। बट ख़त्म तो नहीं करना ना, पढ़ना है, सीखना है और समझना और सब्जेक्ट को आसान बनाना है। ख़त्म तो यार हर जगह पे हो जाता है ना, 2 घंटे की एक मैराथन सेशन ले लो, ख़त्म हो जाएगा सिग्नल सिस्टम, आप भी मस्त रहो मैं भी मस्त रहता हूँ, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं ना, उससे कोई रैंक नहीं आएगी। और देखो मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ ना कि जितने भी सेशंस इस चैनल पे कंडक्ट होते हैं या क्रिएट्रिक्स चैनल पे कंडक्ट होते हैं ना, हर एक सेशन में कुछ ना कुछ वैल्यू होती है जिससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता है। सेशन फॉर द सेक ऑफ इट नहीं किए जा सकते कि चलो ठीक है सेशन कर लेते हैं, 4 क्लास करते हैं, मैराथन करा देते हैं, सिग्नल सिस्टम कंप्लीट हो गया, उससे आपकी रैंक नहीं लगेगी यार, है ना। आप भुलावे में मत हो, रैंक तभी लगेगी जब आप जीतोड़ मेहनत करोगे। और आज की डेट में सब्जेक्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हमसे सवाल कैसे लगेगा। आप सब्जेक्ट के बहुत बड़े मास्टर हो, आपको बहुत थ्योरी क्लियर है, बट अगर आपसे सवाल नहीं लग रहा है तो अल्टीमेटली तो सारी चीज़ें वेस्ट हैं। तो आप हमेशा ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को अपनी अपडेट करो। ठीक है, चलो ख़त्म तो यार 10 घंटे में पूरा का पूरा सिग्नल भी हो जाता है। चलो देखते हैं स्टैटिक एलटीआई सिस्टम में क्या करते हैं। देखिए खुद से सोच के बताना, एक्स ऑफ टी एच ऑफ टी, ये है एलटीआई सिस्टम, और ये है वाई ऑफ टी। देखना है मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ कि फॉर एबव सिस्टम टू बी स्टैटिक सिस्टम। देखो अगर ऊपर वाला सिस्टम आपका एक स्टैटिक सिस्टम होना चाहता है तो क्या वाई टी और एक्स टी के बीच में यही एकमात्र रिलेशन एग्जिस्ट कर सकता है? देन वाई टी हैज़ टू बी ऑफ दिस टाइप। देखो और कोई चेंजेस आप ला सकते हो क्या वाई टी में? अगर आप यहाँ पे टी की जगह माइनस टी करोगे तो भी डायनेमिक हो जाएगा, टी की जगह पे टी माइनस टी नॉट करोगे तो भी डायनेमिक हो जाएगा। मतलब ये वाला टी और ये वाले टी को तो आप टच ही नहीं कर सकते हो ना। बोलो, एज लॉन्ग एज ये वाला टी और ये वाला टी आपका सेम है तभी तक तो आप बोल सकते हो ना कि मेरा सिस्टम कैसा है, स्टैटिक इन नेचर। चेक करिए, बताइए, बताते रहो फटाफट बताते रहो सभी लोग। देखो वाई टी इज इक्वल टू ए एक्स टी आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे टी आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको टी दिख रहा है, तो क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है? पॉसिबिलिटी है ही नहीं। स्टैटिक सिस्टम में टाइप ऑफ वाई टी अगर आप लिखना चाहते हो तो एकमात्र तरीके का टाइप ऑफ वाई टी एग्जिस्ट करता है। अब जरा आप सोचिए, आप बोल रहे हो कि स्टैटिक होने के लिए वाई टी जो होना चाहिए वो ए एक्स टी टाइप का होना चाहिए। ऊपर से यहाँ पे एल टी आई भी बैठा हुआ है, एल टी आई बोल रहा है कि मेरे हिसाब से तो आउटपुट ये आना चाहिए, एल टी आई बोल रहा है कि मेरे हिसाब से तो यार आउटपुट ये आना चाहिए। तो बताना इन दोनों की कंडीशन देख के क्या इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि यार एच ऑफ टी हैज़ टू बी ए डेल टी? बोलो, इस चीज़ की क्या मैं पक्की गारंटी ले सकता हूँ या नहीं? देखिए देखो फिर से आपके रेस्क्यू के लिए एच ऑफ टी आ गया। यानी कि अगर आपको सवाल में मेंशन किया जाता है कि चेक द स्टैटिक और डायनेमिक नेचर ऑफ फॉलोइंग एलटीआई सिस्टम्स, तो आप एलटीआई सिस्टम सुनते ही एच ऑफ टी की तलाश में निकल जाना, एच ऑफ टी लेके आना और चेक कर लेना कि एच ऑफ टी अगर आपका एक यूनिट इम्पल्स सिग्नल है तो करेस्पॉन्डिंग एलटीआई सिस्टम आपका स्टैटिक सिस्टम होगा, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, बोलिए, तो मैं एक स्टेटमेंट बोलूँ, बताओ कि यस नो में। अब ये जो मैं स्टेटमेंट बोलूँगा ना, इसमें जहाँ जहाँ पे मैं सिस्टम बोलूँगा, जहाँ जहाँ पे सिग्नल बोलूँगा, उस पर मैं थोड़ा सा जोर डालूंगा, तो उस पर थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर करना। फॉर एन एलटीआई सिस्टम टू बी एन स्टैटिक सिस्टम द यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स मस्ट बी एन इम्पल्स सिग्नल। बोलो, यस। तो वेरी क्लियर कट, वेरी सिस्टमैटिक स्टेटमेंट, इसको भी लिखते हैं। फॉर एन एलटीआई सिस्टम, देखो जब सिर्फ एलटीआई सिस्टम लिखता हूँ ना तो वो कंटिन्यूअस की बात होती है, ठीक है, इसे डिस्क्रीट में अलग से लिखते हैं।
to be static system. The unit impulse response must be an impulse signal present at t equal to 0. ठीक है, तो शिफ्टेड इम्पल्स नहीं चलेगी, शिफ्टेड इम्पल्स डालोगे तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो देखो कितने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स निकल के आ रहे हैं, और आपको थोड़ा थोड़ा तसल्ली भी मिलनी चाहिए कि यार अब लग रहा है एच ऑफ टी के भरोसे आगे की पूरी ज़िंदगी कट जाएगी। ठीक है, तो आगे का जो पूरा का पूरा सिग्नल सिस्टम है ना, वो पूरा एच ऑफ टी के भरोसे आपका कट जाएगा। ओके, ठीक है, तो थोड़ा आपको तसल्ली मिलना चाहिए, मतलब आगे जितने भी सिस्टम्स आप पढ़ोगे ना, सारा एलटीआई रहेगा, बस एच ऑफ टी को देख देख के आपको सारी इन्फॉर्मेशन कंक्लूड करनी रहेगी। सेम चीज़ डिस्क्रीट के लिए कर लो। अब डिस्क्रीट के लिए तो क्या ही लिखना है, सेम स्टेटमेंट आपका डिस्क्रीट के लिए भी आ जाएगा। आप चाहो तो क्रॉस चेक करना, चाहो तो कर सकते हो। ये था कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम। कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम। ठीक है, अब अगले पे आ जाओ, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। डिस्क्रीट वाला आप लोग खुद से कर लो, फटाफट करते जाओ। ठीक है, कल की क्लास में क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी और इन्वर्टिबिलिटी। स्टेबिलिटी तो खैर बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, एग्जाम में अगर सवाल आता भी है ना तो ज़्यादातर केसेस में स्टेबिलिटी का आता है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है, बाकी तो आप देख के बता दोगे ना। स्टेबिलिटी ही एक ऐसा पार्ट होता है ना जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बाकी में तो एग्जामिनर को पता ही है कि आप अगर आपने पढ़ा हुआ है और आपको आता है तरीके से, तो आप देख देख के आंसर टिक कर दोगे। तो जनरली होता है क्या कि इन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, कॉजालिटी से और स्टैटिकनेस से। इन जनरल पूछे तो जा चुके हैं कई बार, बट हाल फिलहाल में नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि कोई कैलकुलेशन यहाँ पे ऐसा होती है नहीं। और यहाँ पे एच एन को आप क्या कर लो, 811। तो अबव सिस्टम आपका स्टैटिक इन नेचर हो जाएगा, तो वाई एन आपको मिल जाएगा ए एक्स, विच इज स्टैटिक। इसका स्टेटमेंट भी मैं लिखता हूँ। स्टेटमेंट्स यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट है, इस वजह से स्टेटमेंट पे ना मैं थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा गौर करता हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट ही आपको थोड़ी क्लैरिटी देते हैं कि आप पढ़ के आ रहे हो। चलो इसको भी लिख लेते हैं। फॉर अ डिस्क्रीट टाइम LTI system to be causal system, to be static system, unit impulse response h of n must be an impulse signal present at n equal to 0. Present at n equal to 0. ये है सेकेंड स्टेटमेंट। ठीक है, आ गया सभी को समझ में? तो कैसी लगी आज की क्लास आप बताइए, किसी को कोई डाउट है तो पूछो फटाफट। हाँ, स्टेबल और इन्वर्टिबल के जनरली क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, वो मैंने पहले ही आपको बताया, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा एग्जामिनर होगा जो स्टैटिक और कॉजल पे आपको क्वेश्चन बना के देगा। बना के दे सकते हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मैं भी आपको करवाऊंगा जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है, बट अगेन एज लॉन्ग एज आप बेसिक्स आपके क्लियर हैं, आप वो सारे क्वेश्चंस भी लगा सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलो। तो आई थिंक ये पूरा का पूरा डिस्कशन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ। बाकी फिर कल के लेक्चर में देखते हैं हम लोग स्टेबिलिटी और इन्वर्टिबिलिटी, और परसों के लेक्चर में फिर हम लोग देखेंगे ब्लॉक डायग्राम टाइप के क्वेश्चंस, कि ब्लॉक डायग्राम वाले क्वेश्चंस आप कैसे लगा पाते हो। फिर 1 जुलाई से आप सभी लोगों को पता है फूरियर सीरीज स्टार्ट होने वाला है। तो फूरियर सीरीज स्टार्ट होने से पहले आपको किस किस टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए। फूरियर सीरीज स्टार्ट होने से पहले कोशिश करो 2 दिन का जो टाइम आपके पास है उसमें पूरा का पूरा पीरियोडिसिटी निपटा दो। पीरियोडिसिटी कौन सा, जिसमें मैंने आपको पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स पढ़ाया था, वो प्लेलिस्ट में आप जाना, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक वाला लेक्चर खोलना और सारे लेक्चर्स को ना अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना।
हो सके तो उसके बाद जो मैंने एनर्जी पावर पढ़ाया था उसको भी कंप्लीट कर लेना। ये 2 चैप्टर्स अगर आप अच्छे से कंप्लीट करके आते हो तो फोरियर सीरीज बिल्कुल आपका नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। फोरियर सीरीज को अभी मैंने अभी तक आपको सारे चैप्टर्स मॉड्यूल्स में डिवाइड कर करके पढ़ाए, आपकी थॉट प्रोसेस बिल्ड की कि ये आएगा तो ये करना, वो आएगा तो वो करना। फोरियर सीरीज में ये मैं पूरा का पूरा करने वाला हूँ। फोरियर सीरीज हम पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाता है, ये नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन कैसे लगाएं उसका। तो पूरे के पूरे फोरियर सीरीज को मैंने डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। आपको हर एक मॉड्यूल का क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा, देखते आप वो क्वेश्चन टिक कर दोगे, ठीक है। तो फोरियर सीरीज में तो मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर पूरा का पूरा आपने फोरियर सीरीज पढ़ा और उसके बाद आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ रही क्वेश्चन लगाने के लिए, इसका मतलब या तो मैं फोरियर सीरीज आपको पढ़ा नहीं पाया या तो आप मुझसे पढ़ नहीं पाए, ठीक है। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.